नमस्कार, मैं डॉक्टर फिरोजा जाफर अली, सहायक प्राध्यापक हिंदी, कल्याण महाविद्यालय भिलाई। आज के इस सत्र में हम अमरकांत की कहानी डिप्टी कलेक्ट्री का अध्ययन करेंगे। इस सत्र में हम इस कहानी का समीक्षात्मक अवलोकन करेंगे। इस तरह आपका एक बड़ा प्रश्न, समीक्षात्मक प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं अमरकांत की कहानी डिप्टी कलेक्ट्री की समीक्षा। अमरकांत हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद यथार्थवादी धारा के प्रमुख कहानीकार थे। यशपाल उन्हें गोरकी कहा करते थे। आपका जन्म 1 जुलाई 1925 को बलिया में हुआ और मृत्यु 17 फरवरी 2014 को प्रयागराज में। अमरकांत की कहानी डिप्टी कलेक्ट्री अमरकांत की प्रमुख कहानियों में से एक है। अमरकांत स्वयं इस कहानी के बारे में कहते हैं कि ये भी हमारे परिवार की ही कहानी है। भाई लॉ करके बलिया आ गए थे। बलिया जैसे छोटे से शहर में रहकर उनका बिना सुविधा अपने बूते IAS जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम में बैठना। पिताजी सिंपल मास्टर थे और जटिल से जटिल चीज़ों को सिंप्लीफाई कैसे कर देना है, हमने ये चीज़ें उनसे ही सीखी। कुछ विषयों में भाई टॉपर थे, लिखित परीक्षा में अच्छे नंबर आते थे, पर इंटरव्यू का जब कॉल आता ऐसा लगता जैसे ताज़ी हवा का आना, स्वप्न आशा का वह उत्साह, पिता की आशाएं, प्रतीक्षा, आप ये सब डिप्टी कलेक्ट्री कहानी में देख सकते हैं। अमरकांत की कहानी बातों से साफ है कि यह कहानी उन्होंने अपने पारिवारिक परिवेश पर लिखी है। कहानी के नायक जो है सकलदीप बाबू और जमुना देवी अपने बड़े लड़के नारायण से काफ़ी उम्मीद लगाए रहते हैं, लेकिन नारायण डिप्टी कलेक्ट्री के इम्तिहान में 2 बार असफल होने के बाद तीसरी बार बैठना चाहते हैं। फीस भरनी है, लेकिन सकलदीप बाबू गुस्सा करते हैं कि नारायण जो है कुछ बनने के लायक नहीं है। अगर लायक होता तो अभी तक कुछ न कुछ बन गया होता। पर मन ही मन कहीं ना कहीं उनके अंदर यह उम्मीद भी है कि उनका लड़का कलेक्टर बन सकता है। अतः वे न केवल फीस के पैसे देते हैं, बल्कि इस बात का पूरा ख्याल भी रखते हैं कि उनके बेटे को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। नारायण परीक्षा में पास भी हुए, लेकिन इंटरव्यू अभी बाकी था। परिवार के सभी लोगों की आशाएं बढ़ गई और इसी आशा भरी प्रतीक्षा के साथ कहानी जो है समाप्त हो जाती है। अमरकांत जी साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। आज के नगरीय और ग्रामीण जीवन में पाई जाने वाली सतही सहानुभूति, आंतरिक ईर्ष्या, स्वार्थपरकता, जीवन की कृत्रिमता आदि की अभिव्यक्ति अमरकांत जी की कहानियों में देखी जा सकती है। कम्युनिस्ट बाबू डिप्टी कलेक्ट्री इसी विचारधारा की कहानियां हैं। आप दृष्टि संपन्न कथाकार हैं, कठोर व्यंग से शोषक वर्गों पर गहरी चोट करते हैं। भैरव प्रसाद गुप्त जी ने आपके यथार्थ बोध को रेखांकित करते हुए लिखा है कि अमरकांत की कहानियों का निर्माण जीवंत वस्तुशिला पर होता है, इसलिए वे पत्थर की तरह ठोस व कंक्रीट की तरह शक्ति संपन्न होती है। अमरकांत की कहानी डिप्टी कलेक्ट्री हिंदी की कथा परंपरा में लगभग एक प्रतिमान की हैसियत पा चुकी है। शायद ही कोई आलोचक हो जिसने कभी न कभी इस पर विचार न किया हो। नामवर सिंह सहित लगभग सभी आलोचकों ने एक स्वर से इस कहानी को आज़ादी के बाद बनी व्यवस्था में सामान्य भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति न हो पाने के चलते व्यवस्था से मोह भंग की कथा माना है। इसकी वजह कहानी में सकलदीप बाबू की अपने बेटे को डिप्टी कलेक्टर बनाने की उत्कंठा, इसके लिए लंबी प्रतीक्षा और अंततः निराशा है। ये सकलदीप बाबू कचहरी में काम करने वाले वही मुख्तार साहब हैं जो कहानी शुरू होते ही पत्नी के सामने बेटे पर आग बबूला होते हैं, क्योंकि वह बेरोजगार है, 2 बार इम्तिहान में असफल हो चुका है। पत्नी के विपरीत उनका मानना है
कि तीसरी बार एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि जो 2 बार असफल हो चुका है और लायक ही नहीं है, तो वो एग्ज़ाम इस बार भी पास नहीं होगा। और वो इस उद्देश्य से अपनी पत्नी को भी खरी खोटी सुनाते हैं और शीघ्र ही उनको लगता है कि वो गलत हैं और उनके मन में कहीं ना कहीं उम्मीद है कि बेटा जो है डिप्टी कलेक्टर बन सकता है, तो वो शीघ्र ही चेत जाते हैं। बहरहाल वे पैसे की व्यवस्था करते हैं, खुद पूजा अर्चना में डूब जाते हैं। जिस दिन उनके बेटे को एग्ज़ाम देने जाना है, स्टेशन पर चलती गाड़ी में बहुत कशमकश और कठिनाई के साथ प्रसाद देते हैं और नारायण बाबू के दोस्तों के पूछने पर कि हमें बता देते, तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, कुछ पैसे देने थे। परिणाम आने से पहले ही वे रोज़ भोर में बेटे के लिए चुने जाने का सपना देखते हैं, जी भरकर मन के लड्डू खाते हैं और घूम घूम कर सेखी बघारते हैं। परिणाम जब उल्टा निकलता है तो सकते में आकर चिंतित होते हैं कि बेटा इस सदमे को कैसे झेलेगा। बेटे को सोता हुआ पाकर, उसकी सांस चलती हुई देखकर वे राहत की सांस लेते हैं। हमारे समाज में डिप्टी कलेक्ट्री का एकमात्र अर्थ है अचानक अपने बराबर वालों से बहुत ऊपर उठ जाना, साहब बहादुर बन जाना। ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी का चरित्र ऐसा ही था, लेकिन आज़ादी के बाद ये रवैया बदस्तूर कायम है। कहानी में इसी मानसिकता का पर्दाफाश किया गया है। नारायण के डिप्टी कलेक्टर होने की आशंका मात्र पर मानो पूरा शहर सकलदीप बाबू को बधाई देने उमड़ पड़ता है। कहानी की मनोसंरचना औपनिवेशिक है, पर यह बाकायदा सूचना देकर आज़ादी के बाद घटती है। हमारी आज़ादी की यही विडंबना इस कहानी का मूल तथ्य है। यह किसी प्रतीक्षा या मोह भंग की कहानी नहीं है, यह किसी पीढ़ी की भी कहानी नहीं है। ये संस्कार पूरे समाज के थे और आज भी बने हुए हैं। भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत में सामनाथ बाबू युवा पीढ़ी के हैं। वे नौकरी में प्रमोशन के लिए अपनी माँ का और माँ जैसे ही लोक परंपरा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सकलदीप बाबू बेटे का इस्तेमाल करते हैं। नारायण नामक यह नौजवान पूरी कहानी में एक शब्द भी नहीं बोलता, ना ही वह कहीं सामने आता है। उसके बारे में हर सूचना उसके माँ बाप की बातों और गतिविधियों से मिलती है। बेकारी में वह बाप की गालियाँ सुनता है, इम्तिहान की तैयारी करता है और असफल होकर सो जाता है। जाहिर है कि उसका चित्रण पिता की इच्छा पूर्ति के साधन के रूप में हुआ है। अतीत के हाथों भविष्य के दुरुपयोग का यह चित्र जितना उद्घाटक है उतना ही त्रासद भी। चीफ की दावत भीष्म साहनी द्वारा रचित प्रमुख कहानी है। इस कहानी में उन्होंने मध्यम वर्गीय समाज के खोखलेपन तथा दिखावटीपन को दर्शाया है। उनके द्वारा रचित कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। भीष्म साहनी ने सामनाथ के माध्यम से शिक्षित युवा पीढ़ी पर करारा व्यंग किया है। आज के शिक्षित युवा वर्ग अपने माता पिता को बोझ समझते हैं। व्यक्ति अपनी सुख सुविधा के लिए अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। वे यह तक भूल जाते हैं कि आज जिस समाज में तुम रह रहे हो उनकी बदौलत है। अपने बच्चों को काबिल बनाने के लिए माता पिता अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। उनका पूरा जीवन अपने बच्चों की खुशी के लिए बलिदान में व्यतीत हो जाता है। चीफ की दावत कहानी में भीष्म साहनी जी सामनाथ के माध्यम से समाज के खोखलेपन व असंवेदनशीलता पर तीखा व्यंग करते हैं। भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत का मुख्य उद्देश्य सामनाथ के माध्यम से मध्यम वर्गीय व्यक्ति की अवसरवादिता, उसकी महत्वाकांक्षा में पारिवारिक रिश्ते के विघटन को उजागर करना है। औद्योगिकीकरण के विकास के साथ मध्यम वर्ग का तेजी से विकास हुआ। डिप्टी कलेक्ट्री का यह सपना सकलदीप बाबू ने कचहरी में मुख्तारी करते हुए पाला था। मुख्तारी के दांव पेच का इस्तेमाल घर में करने से वे कतई नहीं चूकते। उनके सारे फैसले सफलता असफलता की संभावना से तय होते हैं। सफलता की उम्मीद में उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया था। असफल होने के बाद वे नारायण के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वह लायक ही नहीं है। नारायण इसे भली भांति जानता है, इसलिए उसने इस बार जी जान लगा दिया था। कहानी में
नारायण की मुकम्मल खामोशी और रिजल्ट के बाद पिता की बेचैनी के बरक्स नारायण का शांतिपूर्वक सोना इस बात का पर्याप्त सबूत है कि यह अभियान नारायण का नहीं था। आलोचकों की नज़र में सकलदीप बाबू ज़्यादा संवेदना सहानुभूति के पात्र अधिक हैं, इसलिए उनकी संवेदना नारायण की अपेक्षा सकलदीप बाबू के निकट अधिक जान पड़ती।